आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण कुमार जी, प्रबंध निर्देशक भारत प्रकाशन डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी, प्रांत संचालक जी छत्तीसगढ़, जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, भाई प्रफुल्ल केतकर जी, संपादक ऑर्गेनाइजर श्री विनीत जी, डायरेक्टर भारत प्रकाशन, और आज इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, मेरा राम राम। ऑर्गेनाइजर हमेशा से अंग्रेजी पत्रकारिता के क्षेत्र में मूल भारत का विचार रखता आया, उस पर दृढ़ भी रहा और उसके अनेक आयामों को भारत की जनता के सामने रखने का काम ऑर्गेनाइजर ने किया है। और उसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ 25 शिफ्टिंग द लेंस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी, एक कार्यक्रम की आज यहां पर परिसंवाद का आयोजन किया गया है। एक कोइंसिडेंट है कि अभी अभी यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट ने कहा, विश्व में जब भारत सफल होता है तो न केवल भारत पूरे विश्व को स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाने का काम अपने आप होता है। और यही विषय को सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी, यही विषय को लेकर आज यहां पर चर्चा हो रही है। ये तीन शब्द एक प्रकार से किसी भी इकाई के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जिसकी रचना आजादी के बाद हुई, इसका एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य भी है, उसके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इस पर बात करूंगा, परंतु जब छत्तीसगढ़ के लिए आंदोलन होता था, झारखंड के लिए आंदोलन होता था, उत्तराखंड के लिए आंदोलन होता था, तब इस देश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें चला करती थी। और ये कहा जाता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अलग राज्य की रचना की बात करते हैं। किस तरह से इतने छोटे राज्य सस्टेन होंगे, किस प्रकार से वायबल होंगे, इनके विधानमंडलों में क्या इस प्रकार के लोग मिल पाएंगे जो राज्य को चला पाए, इनकी रेवेन्यू की व्यवस्था इस तरह से खड़ी हो पाएगी कि राज्य विकास की कर पाए। ऐसी कई प्रकार की कल्पनाओं को लेकर इसका इनकार किया जा सकता है। भैया सारे लोग खड़े, मैं यहीं बैठकर बोलने वाला हूं, या तो आप एक कोने में आ जाइए या तो बैठ जाइए, सेट करके बैठ जाओ भाई, मैं यहीं रहने वाला हूं, तुम भी बैठ जाओ भाई।
ऐसी अनेक प्रकार की चर्चाएं राज्य की रचना को नकारने के लिए की जाती थी। अब छत्तीसगढ़ का भोपाल से अंतर 500 किलोमीटर से ज्यादा है। अब भोपाल के अंदर इतने बड़े मध्य प्रदेश में एक कोने से कुछ आए हुए विधायक यहां की विकास की बात भी करते थे, तो परिवार में ढेर सारे बच्चे हो, इसमें एक आधा बच्चा रोता है, इस प्रकार का दृश्य खड़ा होता था। और विकास को पूर्णतः आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और मैं नहीं मानता उसमें उस वक्त के संयुक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का दोष होगा। भौगोलिक संरचना ही ऐसी थी कि कोई भी एक यूनिट इसको संभाल नहीं सकता है। कल्चर भी अलग था, टोपोग्राफी भी अलग थी, और एक प्रकार से संसाधन यहां थे और विकास भी यहां कम होता था। तो छत्तीसगढ़ के लिए दूर अन्याय की परिस्थिति थी और इसके खिलाफ समय से आंदोलन हो रहे थे। परंतु जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब इन्होंने निर्णय किया कि छोटे राज्यों का एक्सपेरिमेंट मात्र नहीं है, वहां की जनता की आकांक्षा की पूर्ति है और हमें रिस्क है तो भी ये रिस्क लेना पड़ेगा। और एक साथ झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के विभाजन का रचना का निर्णय किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ का सृजन हुआ। कई लोग शासन को एकमात्र एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समझते हैं। उनके लिए मेरे पास आज एक एग्जाम्पल है। विगत 3 दशक के अंदर 2 उदाहरण हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार के, एनडीए के चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरा यूपीए की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और दोनों वक्त राज्यों का विभाजन हुआ। अटल जी के समय पर 3 राज्यों का विभाजन होकर 3 नए राज्य बने, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त एक राज्य का 2 राज्यों में विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहां पर विभाजन की प्रक्रिया विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह बहुत सुचारू रूप से पूरी हो गई। बिहार में हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी पूरी हुई। और दोनों बने नए राज्यों के बीच में कहीं पर भी कोई मनमुटाव, बिखराव, खींचतानी, इस प्रकार का दृश्य खड़ा नहीं हुआ। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी 2 भाइयों की तरह देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार और झारखंड भी देश के विकास में अपना योगदान रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी एक दूसरे के पूरक बने हुए नजर आते हैं। और दूसरा उदाहरण है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन। लोकसभा के अंदर सारे आंध्र प्रदेश के संसद सदस्यों को बाहर रखकर कानून पारित करना पड़ा, और इतनी कटुता हो गई दोनों राज्यों के अंदर कि वो धुलते 1 दशक से भी ज्यादा समय चला गया।
मेरा ही मंत्रालय वो एक्ट का एक प्रकार से देखभाल का काम करता है। आज भी कई सारे डिस्प्यूट आंध्र और तेलंगाना के बीच में अनरिजॉल्व पड़े हुए हैं। जो कहते हैं कि राज्य चलाना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है, आइडियोलॉजी की प्रक्रिया नहीं है, आइडियोलॉजी का कोई महत्व नहीं है, उनको मैं उदाहरण देता हूं, उनको कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार से निकले हुए कोई व्यक्ति एक काम करते हैं तो इतना अच्छा होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम करते हैं तो आंध्र और तेलंगाना जैसी कटुता हो जाती है। राजनीति में आइडियोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आइडियोलॉजी ही शासन को ड्राइव करती है, निश्चित आयामों की ओर ले जाती है। और इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि विचारधारा बगैर की राजनीति को मैं अधर्म मानता हूं। जिस राजनीतिक दल की विचारधारा ही न हो, वो राजनीतिक दल राज्य का या देश का भला नहीं कर सकती। मित्रों, आज छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया। 1 नवंबर 2000 से 1 नवंबर 2025, ये 25 साल में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। एक जमाने में देश के राज्यों की आर्थिक स्थिति और देश के राज्यों की एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञों ने एक शब्द प्रयोग किया था, बीमारू। बीमारू राज्य। सब लोग इसको गुणात्मक शब्द समझे, मगर ये गुणात्मक शब्द नहीं है। ये बीमारू कैसे बना था? बीआई से बिहार, एमए से मध्य प्रदेश और आर से राजस्थान। ये तीनों प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था। और आज वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों, और यू से उत्तर प्रदेश था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों, राजस्थान और बिहार, ये सभी राज्य बीमारू से बाहर आकर विकसित राज्य बनने की कगार पर आकर खड़े हैं। कोई बड़ा समय नहीं है। इनको बीमारू बनने में जितना समय लगा था उतना भी उभरने में नहीं लगा। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि लंबे समय तक यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और विकास का दौर शुरू हुआ। यह भी आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई चीज है। मैं इस देश के सभी आंकड़ों के पंडितों को कहना चाहता हूं, कभी ना कभी आपने एक सच्चा विश्लेषण देश के विद्यार्थियों के सामने और देश के आंकड़ों के पंडित के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि इस देश को आजाद हुए और संविधान को स्वीकार करे हुए 75 से ज्यादा साल हो गए, और 3 आइडियोलॉजी की सरकारें कमोबेश सब जगह रही, लंबे समय तक रही। कांग्रेस की तो रही ही रही, अब भारतीय जनता पार्टी की भी रही और कम्युनिस्टों की भी रही। तीनों के कालखंड आपके पास उपलब्ध है, और तीनों के कालखंड में वो राज्यों में क्या परिवर्तन आया है वो भी उपलब्ध है। क्या ये प्रामाणिक नहीं होगा
कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी सभी अंकशास्त्रियों ने ये तीनों आइडियोलॉजी के तहत चली हुई सरकारों के स्टैटिस्टिक का कंपैरेटिव डेटा इस देश की जनता के सामने रखना पड़े। मैं इसका अभ्यास कर चुका हूं। मैं बताता हूं, तीनों आइडियोलॉजी में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। सुशासन और शासन के अनेक प्रकार के मानांक घड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और मित्रों, आज छत्तीसगढ़ ही उसका उदाहरण है। 25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ बना तो माओवाद से ग्रसित राज्य माना जाता था। 25 साल में से करीब करीब 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 7 साल कांग्रेस की सरकार रही, और 25 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो बीमारू राज्य विकसित राज्य बनने के कगार पर है और माओवाद का नामो निशान समाप्त होने के कगार पर। एक गुणात्मक परिवर्तन छत्तीसगढ़ में जो आया है वो आइडियोलॉजी के आधार पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है। मैं आंकड़े भी जरूर देना चाहूंगा, बाद में दूंगा, मगर सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर को अभिनंदन देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ एट 25 शिफ्टिंग द लेंस, ये पुस्तक के अंदर इसको, ये यात्रा को, जर्नी को उजागर करने वाले कुछ लेखों का संग्रह कर उसको प्रकाशित किया गया है। ऑर्गेनाइजर ने हमेशा आइडियोलॉजी के आधार पर उचित और संयमित इंटरवेंशन देश के पत्रकारिता जगत में इश्यू पर किए हैं। और मैं मानता हूं कि पत्रकारिता का धर्म है कि विचार को डरे बगैर निर्भीक रूप से रखना। ऑर्गेनाइजर, हम सब जानते हैं, संघ से जुड़ा हुआ संस्था है, भारत प्रकाशन। अब दीनदयाल जी ने ही शुरू किया, अडवाणी जी, मलकानी जी, ये सब ऑर्गेनाइजर में कभी ना कभी मुख्य रोल में रहे, संपादक भी रहे। संघ, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजिकल बेस है, इसके आधार पर देश की समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण, और जैसे मैंने कहा, एक संयम पूर्ण विवेकी हस्तक्षेप करने का काम हमेशा ऑर्गेनाइजर ने किया। और मैं मानता हूं कि निर्भीकता ऑर्गेनाइजर ने कभी नहीं छोड़ी। जब हमारी आइडियोलॉजी की स्वीकृति दूरबीन लेकर ढूंढनी पड़ती थी, तब भी ऑर्गेनाइजर ये कह रहा है, और कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से कामाख्या तक सब जगह हमारी आइडियोलॉजी की स्वीकृति आ गई है, तब भी ऑर्गेनाइजर ये कह रहा है। आज तो कहना बड़ा सरल है, मगर आज तक पहुंचने के पहले इसी विचारधारा का मजाक भी उड़ाया गया, इसको इग्नोर भी किया गया और इसका विरोध भी किया गया। तो मजाक उड़ाने का एक कालखंड, इसको इग्नोर करने का एक कालखंड और विरोध करने के कालखंड में ऑर्गेनाइजर दृढ़ता के साथ विचारधारा का दृष्टिकोण रखने से कभी नहीं डरा।
और यही निर्भीक पत्रकारिता का उदाहरण होता है। अभी मुझे संघ की शताब्दी के निमित्त भारत सरकार के इनिशिएटिव से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सिक्का जारी किया है, इस सिक्के का एक प्रति स्वागत के वक्त दिया गया। मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आजादी के बाद और आजादी के पहले भारत की यात्रा में बहुत बड़ा योगदान है। इसको कोई इतिहासकार नकार नहीं सकता। देश का और समाज जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिसमें सकारात्मक कंट्रीब्यूशन संघ के स्वयंसेवकों का सबसे ज्यादा होगा। हर नागरिक के कंट्रीब्यूशन का एक महत्व होता है, मगर जब आप संस्थाओं के रेफरेंस से बात करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं, तो मैं निसंकोच कह सकता हूं कि सभी संस्थाओं में संघ के स्वयंसेवकों का कंट्रीब्यूशन देश के हर क्षेत्र में, समाज जीवन के हर क्षेत्र में आजादी के बाद सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। इसमें किसी को कोई आशंका रखने की जरूरत नहीं। मित्रों, ये 25 वर्ष की यात्रा छत्तीसगढ़ की अगर हम देखें तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। शुरुआती कुछ साल कांग्रेस का शासन रहा, अत्याचार, दंगे, ढेर सारे आंदोलन होते रहे हैं। बाद में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और डॉक्टर रमन सिंह ने ये 15 सालों में विकास के हर आयाम में छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम किया। माओवादी विचारधारा से वो भी लड़े, संघर्ष किया नक्सलिज्म के सामने, जितना हो सकता था उसका कंट्रोल भी किया, मगर ज्यादातर समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। ये समस्या कोई एक राज्य की समस्या नहीं थी, 12 राज्यों में फैली हुई एक विचारधारा आधारित, विचारधारा सूजित समस्या थी। मैं इस विषय पर बाद में आता हूं, क्योंकि कई लोग इसको लैक ऑफ डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हैं। अविकसित क्षेत्र के कारण माओवादियों ने हाथ में हथियार पकड़े हैं। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं और मेरे पास इसके प्रमाण भी हैं। परंतु फिर भी रमन सिंह जी ने जितना होना था वो किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसी वक्त बीमारू राज्य से छत्तीसगढ़ को बाहर निकालने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने करा। उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार आई। छत्तीसगढ़ की जनता को घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार का परिचय कराने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने किया। ये नए राज्य की जनता भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के पहले ज्यादातर भाजपा के शासन में रही थी। उन्होंने भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले ऐसा कुछ सुना नहीं था, देखा भी नहीं था। और कांग्रेस की सरकार आते ही एक हॉरर फिल्म की तरह एक छोटे से राज्य के सामने अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे आ गए। और कुछ समय मैं गृह मंत्री भी था जब उनकी सरकार थी।
बघेल जी की सरकार थी। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था, इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं। जिनके हाथ में हथियार है उसको शासन बल कैसे प्रश्रय दे सकता है, कैसे आसरा दे सकता है? मैं आज भी नहीं समझ पाता, उसका कारण भी नहीं समझ पाता। मगर छत्तीसगढ़ का जो विकास का काम रमन सिंह जी ने चालू किया था, माओवाद को कंट्रोल करने का काम रमन सिंह जी ने चालू किया था, वो एक प्रकार से 5 साल तक खटाई में पड़ गया। और एक ही कटु अनुभव के बाद 3 बार जिस राज्य की सरकार ने, जनता ने भाजपा सरकार चुनी थी, उसने कांग्रेस सरकार को टाटा गुड बाय कर दिया और फिर से विष्णुदेव जी की लीडरशिप में भाजपा सरकार बनी और फिर से छत्तीसगढ़ विकास का नया शुरुआत हुआ। मित्रों, कोई भी राज्य के 25 साल का आकलन करना है तो आंकड़ों के आधार पर ही करना पड़ेगा। इसके अनेक पैरामीटर्स हैं, मगर मैं आज यहां पर आर्थिक पैरामीटर की ही बात करना चाहता हूं। 2000 और 2025 पहला साल और 25वां साल दोनों की बजट की तुलना करते हैं तो छत्तीसगढ़ के बजट के अंदर वार्षिक बजट का जो आयाम होता है, जो राशि होती है, इसके अंदर 30 गुना वृद्धि हुई है। 30 गुना वृद्धि है। भारत में एक भी राज्य नहीं है 30 गुना वृद्धि जिसने 25 साल के कम समय के अंदर की। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में रेवेन्यू है तो बजट की तो वृद्धि हो सकती है, भारत सरकार ग्रांट दे तो भी बजट की वृद्धि हो सकती है। इंडस्ट्री आएगी, खनिज बेस्ड इंडस्ट्री आएगी तो बजट की तो वृद्धि हो सकती है, मगर इसका दूसरा पैमाना है प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि छत्तीसगढ़ ने करी है। जीएसडीपी 25 गुना वृद्धि हुई। अब ये तीनों पैमाने आइसोलेशन में भी देख सकते हैं और कलेक्टिव भी देख सकते हैं, मगर तीनों पैमाने जब कलेक्टिवली देखते हैं तब राज्य की आर्थिक स्थिति के बैरोमीटर माने जाने वाले 16 के 16 इंडिकेटर ये तीनों पैमानों में समाहित हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 16 के 16 इंडिकेटर में एवरेज 22 गुना वृद्धि हुई है। और मित्रों, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता, डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। समृद्धि तो आई, मगर समृद्धि का उपयोग क्या हुआ? तो सबसे ज्यादा जनता किस काम के साथ जुड़ी हुई होती है? तो सबसे ज्यादा जनता कृषि के काम के साथ जुड़ी हुई थी। उस क्षेत्र में क्या हुआ? तो ये 25 साल के समय में सिंचाई क्षेत्र में राज्य समृद्ध बना। उसका उपयोग क्या हुआ? तो सिंचाई के क्षेत्र में 2 गुना वृद्धि करने का काम छत्तीसगढ़ ने किया है।
डबल कर दिया अपने रकबे को सिंचाई के। और क्योंकि ये सहन हुआ है, धीरे धीरे 25 साल में हुआ है, फिर भी खरीफ फसलों के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई। हम सब जानते हैं, जो एग्रीकल्चर को जानते हैं, इरिगेशन बढ़ने से खरीफ फसलों का रकबा नहीं बढ़ता है, मूल्य नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये तो वर्षाद आधारित, बारिश आधारित खेती होती है। वो आप इरिगेशन करो या ना करो, होती ही है। मगर असली कसौटी तो रबी फसल का कितनी बढ़ोतरी हुई, मूल्य कितना बढ़ा, उसमें होती है। क्योंकि रबी में आकाश से बारिश नहीं आती है, इरिगेशन जो प्रशासन ने किया है वो किसानों के खेत तक पानी पहुंचाता है। तो खरीफ फसलों में 3 गुना वृद्धि हुई और रबी फसलों में लगभग 6 गुना वृद्धि छत्तीसगढ़ के किसानों ने की। तो खदानों से योग्य उपयोग से बढ़ी हुई समृद्धि, इसका उपयोग राज्य के बजट के सभी प्रकार के जीडीपी के मानांकों को बढ़ाने में हुआ। फिर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी, मगर व्यक्ति के आरोग्य का भी ध्यान प्रशासन ने रखना चाहिए। जिला अस्पताल पहले 7 थे, आज जिला अस्पताल 30 हो चुके हैं, 7 से 30 की यात्रा पूरी की। मेडिकल कॉलेज 1 था, आज 16 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। आंगनवाड़ी भवनों में 18 गुना वृद्धि हुई। बच्चों को पढ़ने की आदत डालते हैं तभी निरक्षरों की फौज कम होती है। आंगनवाड़ी भवन में 18 गुना वृद्धि देश के एक भी राज्य में 25 साल में नहीं हुई है, हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है। पहले कुपोषण के कारण 61 जो कुपोषण से मृत्यु का दर था वो 61 था, अब वो घटकर 15 हो गया। माता मृत्यु दर प्रति लाख 365 था, सरकार ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाई, वो 365 से घटकर आधा हो गया, 146 हो गया। और शिशु मृत्यु दर 79 था, जन्म के साथ ही शिशु की मृत्यु होती है, वो घटकर 79 से घटकर 37 हो गया। और ये दर तब है जब बहुत बड़ा क्षेत्र माओवादियों के कब्जे में था। वहां पीएचसी नहीं बना सकते, सीएचसी नहीं बना सकते, आंगनवाड़ी नहीं बना सकते, प्राथमिक स्कूल जलाकर रख दिए थे। कांग्रेस एंड कंपनी इसको जस्टिफाइड कर रही है। क्या भला किया आपने ट्राइबल्स का? एक नई पीढ़ी निरक्षरों की खड़ी कर दी। 25 साल मतलब राष्ट्र के दृष्टिकोण से 2.5 पीढ़ी होता है। मगर अब ये ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है माओवाद से मुक्त हो गया। साक्षरता का दर 65% से बढ़कर 80% हुआ। एकलव्य आवासीय विद्यालय एक भी नहीं था, 75 हुए। और छात्रावास में बच्चों को पढ़ने की संख्या में भी 3 गुना वृद्धि हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 गुना वृद्धि हुई। ग्रामीण सड़क में 98 टाइम फिर से देश भर में छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड किए, 98 टाइम वृद्धि हुई है। और निवेश जो है उसमें 300 गुना वृद्धि छत्तीसगढ़ ने दर्ज की है।
कई सारे उत्पादन में कोयला, टीन, लोह अयस्क, चूना का पत्थर, बॉक्साइट, ये सब में 1 से 5 में आ गए। आज लगभग 7.5% ग्रोथ रेट के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए 7.5% का ग्रोथ रेट अकल्पनीय है, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में इनका जिस प्रकार के सिचुएशन से छत्तीसगढ़ गुजर रहा था, सेवा का योगदान उनके ग्रोथ रेट में बहुत कम है। मगर फिर भी कृषि क्षेत्र में 17% की वृद्धि, उद्योग के क्षेत्र में 48% की वृद्धि और सेवा के क्षेत्र में 35% वृद्धि छत्तीसगढ़ ने दर्ज की है। आदिवासी कल्याण के लिए भी ढेर सारे विकास के काम किए गए। मैं इसकी बारीकी में जाना नहीं चाहता, परंतु एक वाक्य में मैं इसको समराइज करना चाहता हूं कि ट्राइबल कल्याण के लिए देश भर की सरकारों में सबसे अच्छा काम किसी ने किया है तो ये 25 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। ये निर्विवादित बात। और मित्रों, तब मैं माओवाद की समस्या की तरफ माओवाद की समस्या को अगर हमने अच्छे तरीके से आकलन नहीं करेंगे तो भारत की भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम गलत करेंगे। कुछ विचारकों ने एक भ्रांति फैलाई है इस देश में कि माओवादी समस्या विकास से जुड़ी हुई है, माओवादी समस्या लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। ऐसा नहीं है। जब इस देश में माओवादी समस्या का उद्भव हुआ तो आज का उसका मुख्य क्षेत्र जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सटे हुए जिले और विशेषकर हमारा बस्तर, पुराना बस्तर मतलब 8 जिले। जब माओवादी समस्या शुरू हुई तब 80 के दशक के शुरुआत में ये सभी के डेवलपमेंट के आंकड़े राज्य सरकार के गैजेटों में भी है, स्टेटिस्टिक्स में भी है। उस वक्त बक्सर से ज्यादा अविकसित देश के अंदर 100 जिले थे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर माओवादी समस्या का मूल कारण विकास है तो माओवादी समस्या जब पनपी तब बक्सर से ज्यादा अविकसित 100 जिले देश में थे। 100 जिले। क्यों भाई वहां माओवादी समस्या नहीं पनपी? कुछ लोग इसको कानून और व्यवस्था का सवाल कहते हैं, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। माओवादी समस्या के उद्भव के पहले बस्तर के कानून और व्यवस्था के आंकड़े और बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कानून व्यवस्था के आंकड़ों में सबसे बस्तर बहुत अच्छा हुआ करता था। मित्रों, ये समस्या ना लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी है ना विकास से जुड़ी है। और किसी के भी साथ डिबेट कर मैं सिद्ध कर सकता हूं, प्रमाणों के साथ सिद्ध कर सकता हूं, ये समस्या आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी है। जो लोग कहते हैं विचार की समस्या नहीं है, तो ये मूवमेंट का नाम माओवाद क्यों रखा गया? क्योंकि ये विचारधारा के अंदर ही समस्या का समाधान बंदूक से निकलता है। ये विचार है जो भारतीय संविधान का स्पिरिट नहीं है।
हर समस्या का समाधान लोकतंत्र और डिबेट से निकलता है, वो हमारे संविधान का स्पिरिट है। और उन्होंने गरीब, अबूझ, आदिवासी युवा बच्चों को हाथ में हथियार पकड़ा दिए और किया क्या? तिरुपति से पशुपतिनाथ का रेड कॉरिडोर का नारा दे दिया और 4-4.5 दशक तक इस क्षेत्र के विकास पर नाग बनकर फन फैलाकर वो बैठे रहे। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर बस्तर माओवादी समस्या से पीड़ित न होता तो इतने संसाधन पड़े हैं कि देश का सबसे विकसित जिला होता। और मुझे मालूम है मेरे स्टेटमेंट से कई सारे लोग असहमत होने वाले हैं। मैं उनको अभी भी कहने वाला हूं कि 10 साल के बाद बस्तर को देख लेना, देश का सबसे विकसित ट्राइबल जिला हमारा बक्सर का क्षेत्र बनने वाला है। आपने यहां के विकास को रूंधा है। प्राइमरी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, प्राथमिक शालाओं को जलाकर आप उनको विकसित करेंगे। आपने 2 नए जनरेशन अनपढ़ों के खड़े कर दिए। सारे पीएचसी, सीएचसी बंद कराकर आप इनका भला कर रहे हो। आज जब सीएम और विजय जी जा रहे हैं तब कई ऐसे लोग हैं जिनका पहली बार बैंक अकाउंट खुल रहा है, पहली बार राशन कार्ड मिल रहा है। इनको ना घर मिला। भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को घर में गैस, घर में पानी, घर में शौचालय, घर में बिजली, 5 किलो धान प्रति व्यक्ति प्रति माह, 5 लाख तक का इलाज, ये सारी चीजें हर गरीब को दी। मगर हमारे ट्राइबल भाइयों बहनों को छत्तीसगढ़ के नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कौन जिम्मेदार है? ये लाल आतंक वाले इसके लिए जिम्मेदार है। सालों तक वहां विकास नहीं पहुंचने दिया। और आज नरेंद्र मोदी जी को फिर से इस क्षेत्र के लिए 15,000 सेपरेट प्रधानमंत्री आवास भेजने पड़े, राशन कार्ड बनाने की स्पेशल मंजूरी देनी पड़ी, गैस के सिलेंडर स्पेशल देने पड़े। ये योजनाएं तो देश भर में सैचुरेशन प्राप्त कर गई, समाप्त हो गई। यहां उनका विस्तार करना पड़ा, समय मर्यादा बढ़ानी पड़ी, क्योंकि इनका तो गरीब आदिवासियों का कोई दोष ही नहीं था। आज वहां फिर से स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रोड बन गए, टेलीफोन टावर बन गए, रेल भी जा रही है। और आज ही हम निर्णय कर आए हैं 7 लाख हेक्टेयर को सिंचित करने वाली सिंचाई की योजना भी भारत सरकार मंजूर करने वाली। हजारों आदिवासी बच्चे मारे गए, जीवन बर्बाद हो गया। और ये प्रचार कर रहे हैं कि गोली चला रहे। मैं आज भी इस कार्यक्रम से स्पष्टता करना चाहता हूं कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती। सभी माओवादी हथियार डाल दे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर हम उनका स्वागत करेंगे। और जो बच्चियां हाथ में बंदूक लेकर खड़ी है, उनको तो मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप तो जरूर सरेंडर कर जाइए। आपके लिए आगे बहुत अच्छा जीवन आपकी राह देखकर खड़ा है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर जब आप हाथ में बंदूक लेकर किसी को मारते हो तो इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी शासन की है, छत्तीसगढ़ शासन की भी है और भारत सरकार की भी।
और अब जब 90% क्षेत्र मुक्त हो चुका है, मैंने तो कहा है 31 टन 26 के पहले इस देश से हम माओवादी समस्या को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देंगे। मगर ये जो आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा जो है, वो विचारधारा को देश की जनता ने जानना चाहिए। जहां कम्युनिस्ट शासन में रहे वहां विकास नहीं कर पाए, और जहां ट्राइबल का कल्याण की बात कर हथियार पकड़ा दिए, वहां भी अंधकार फैला दिए। ये विचारधारा ही विनाश की द्योतक विचारधारा है, और बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है देश की कि विचारधारा से निजात पा ले देश। खैर, वैसे तो अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बचे भी नहीं है, दूरबीन लेकर देखने पड़ते हैं। ये केरल बचा है, ये भी इस बार समाप्त हो जाएगा, तो वैसे ही जनता ही कर देगी। त्रिपुरा में नहीं बचे, बंगाल में नहीं बचे, केरल थोड़ा बचा है, मगर वहां पर भी त्रिवेंद्रम में जनता ने शुरुआत कर दी है। मित्रों, जब छत्तीसगढ़ 25वें साल में प्रवेश कर चुका है, तब मुझे मालूम है कि ये राज्य प्रभु श्री राम का ये नैनीहाल सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शुभांकर साबित होने वाला है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है हम सबके सामने, 130 करोड़ भारतीयों के सामने, 2047 में एक ऐसे भारत का निर्माण करे जो हर क्षेत्र में समग्र विश्व में एक नंबर पर हो। और ऐसे भारत का निर्माण छत्तीसगढ़ को छोड़कर नहीं हो सकता, ये तो वास्तविकता है। मगर मुझे आशा है कि 2047 के विकसित भारत की अग्रदूत विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा, इस दिशा में हम आगे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को और विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया है, हमारी आइडियोलॉजी को आशीर्वाद दिया है। और मैं छत्तीसगढ़ जनता को बड़े मन से, विश्वास के साथ भरोसा देने आया हूं कि हम छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से तो मुक्त करेंगे ही करेंगे, देखते देखते छत्तीसगढ़ को राज्य का सबसे एक नंबर का राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और यही अपेक्षा देश की जनता की छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता के पास है। मुझे विश्वास है 25 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है छत्तीसगढ़, आने वाले 25 साल में भी इससे 2 गुना गति के साथ आगे बढ़ेगा। आप सभी का मेरे विचार रखने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।